हेलो। कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत हम लोग पाठ 5 संगठन का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रियात्मक संगठन का अध्ययन किया था और उसके हमने लाभ भी देखे थे और दोष भी देखे थे। और जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने यह सलाह दिया था कि क्रियात्मक संगठन के दोषों से बचने के लिए संभागीय संगठन को अपनाना चाहिए। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संभागीय संगठन या डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या अर्थ होता है और इसके विभिन्न चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। जब किसी विशाल संगठन को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर उनका संचालन किया जाता है तो उसको संभागीय संगठन कहते हैं। विशाल संगठन का उचित संचालन किसी एक व्यक्ति द्वारा उचित ढंग से न करने के कारण एवं विशाल संगठन में अनेक दोष आ जाने के कारण संगठन को संभागीय संगठन के रूप में बांटकर क्रियाशील संगठन का लाभ भी विभागीय संगठन में हम लोग ले सकते हैं। और इसमें संपूर्ण प्रबंध व्यवस्था को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर उनके स्तर के अधिकार वहाँ के प्रबंधक व फोरमैन को सौंप दिए जाते हैं और संभागीय स्तर के लाभ हानि के लिए वो खुद ही जिम्मेदार होते हैं। तो एक सर्वे में ये निष्कर्ष निकाला गया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके द्वारा भी संभागीय संगठन को स्वीकार किया गया है और इसका जो मुख्य अधिशासी का कार्यभार कम हो जाता है और उसको नीतियां बनाने के लिए, निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, जिससे कि विकास की गति बढ़ जाती है। संभागीकरण का प्रारंभ क्रियाशील संगठन के आधार पर ही किया जाता है और प्रत्येक संभाग के क्रियाकलापों का पूरा ध्यान रखा जाता है तथा यह कोशिश की जाती है कि प्रत्येक संभागीय स्तर से संस्था को लाभ हो। अब हम लोग देखेंगे कि इस संगठन संरचना के मुख्य 3 स्वरूप हो सकते हैं। एक तो है उत्पाद पर आधारित संभागीकरण, भौगोलिक स्थिति पर आधारित संभागीकरण, अन्य आधार जो उपक्रम के स्वरूप पर आधारित है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग उत्पाद पर आधारित संभागीकरण। इसका अर्थ ये होता है कि संगठन संरचना में जब अलग अलग उत्पादों के लिए अलग अलग स्वशासी संस्थानों की स्थापना की जाती है, ऑटोनॉमस बॉडी जिसको कि बोलते हैं, तो इसे उत्पाद संभागीकरण कहा जाता है। और इस संभागीकरण संगठनों में विक्रय, वित्त, विज्ञापन आदि से ध्यान हटाकर संपूर्ण ध्यान उत्पादन पर केंद्रित कर दिया जाता है। और इसके लिए जो चित्र दिया हुआ है इससे आप लोग और भी इसको आसानी से समझ लेंगे। पृष्ठ क्रमांक 113 में इसका उल्लेख है। तो इस विभाग में इस चित्र में देखेंगे कि पंखा विभाग और मीटर विभाग को भी चिन्हित किया गया है और उसके अंतर्गत 4 उप विभागों का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार के जो संगठन होते हैं उत्पाद आधारित, उसकी संरचना होती है जहां पूरे कार्यों को 2 विभाग, पंखा विभाग और मीटर विभाग, ये 2 विभागों में बांट दिया जाता है। उसके अंतर्गत उप विभागों का निर्माण किया जाता है। तो इस उत्पाद पर आधारित संभागीकरण कर देने से इसका फ़ायदा ये होता है कि जो प्रबंधक का पूरा ध्यान है वो उत्पाद पर केंद्रित हो जाता है और जिसके कारण उत्पाद की गुणवत्ता, लागत और उसके वितरण पर या विपणन पर पूरा ध्यान दिया जाना संभव हो पाता है। दूसरा इसका लाभ ये है कि संभाग स्तर पर त्रुटि होने या हानि होने पर संभागीय प्रमुख को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, क्योंकि उसको पूरा अधिकार दिया जाता है, स्वायत्त अधिकार दिया जाता है, इसलिए त्रुटि होने पर जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। इसमें प्रबंधकों को प्रशिक्षण देना आसान हो जाता है इस संरचना में और शीर्ष प्रबंध को उच्च वर्गीय कार्य के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को इस प्रकार के संगठन में बल मिलता है। इसके कुछ दोष भी हैं कि इसमें प्रबंधकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे समन्वय के कार्य में भी जटिलता आती है, तालमेल बैठाना कठिन हो जाता है
और ये जो है सभी प्रकार के उत्पादों के लिए उपयुक्त भी नहीं होता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। अब जो दूसरा इसका संरचना था वो है, देखेंगे भौगोलिक स्थिति पर आधारित संभागीकरण या भौगोलिक संभागीकरण। और इसका अर्थ ये है कि जब ग्राहकों की संख्या, उत्पादों की मांग और उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर क्षेत्र के आधार पर संभाग बनाए जाते हैं तो उसको भौगोलिक आधार पर संभागीकरण कहा जाता है। प्रत्येक उत्पाद की पसंद और मांग अलग अलग होती है। कभी कभी कुछ जिलों में मांग इतनी अधिक होती है कि उतनी कुछ राज्यों में भी नहीं होती है। अतः मांग और पूर्ति के बीच में उचित संतुलन बना रहे, इस हेतु ये आवश्यक है कि ऐसे उत्पादों के लिए भौगोलिक आधार पर संभागीकरण किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र में रेल, बीमा, सड़क आदि का संभागीकरण भौगोलिक आधार पर ही किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र को एक इकाई मानकर उसे एक संभाग का दर्जा दिया जाता है, और जिसको चित्र में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 114 है। चाहे वो कोल ब्लॉक हो, चाहे रेलवे हो, वो इसी आधार पर कार्य करते हैं। जहां ऊपर में संचालक मंडल होते हैं, उसके नीचे प्रबंध संचालक होते हैं, उसके बाद विभिन्न विभाग होते हैं, और उसके बाद उनको क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, फिर उसके अंतर्गत में बाकी विभाग होते हैं। तो इस प्रकार के संभागीकरण के गुण हैं कि ग्राहकों से निकटता आ जाती है, क्योंकि उसी संभाग में वो काम करते हैं। क्षेत्र के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। स्थानीय उत्पादन से ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करना आसान हो जाता है। कुछ दोष भी हैं, जैसे कभी कभी स्थानीय स्तर पर भौगोलिक आधार के संगठन हानि पहुंचाने लगते हैं। उच्च प्रबंध व किसी विशिष्ट क्षेत्र के मध्य संबंध काफ़ी दूर हो जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में ही ये संगठन उपयुक्त होता है। तो इसकी प्रमुख बातें क्या क्या देखें हम लोग कि उत्पाद पर आधारित संभागीकरण 3 आधार पर होता है। एक तो उत्पाद के आधार पर, दूसरा भौगोलिक आधार पर, और तीसरा अन्य आधार पर। तो उत्पाद के आधार पर क्या किया जाता है संभागीकरण, इसमें अलग अलग उत्पादों के लिए अलग अलग स्वशासी संस्थानों की स्थापना की जाती है। भौगोलिक स्थिति में क्या करते हैं, उत्पादों की मांग, ग्राहकों की संख्या और उसकी विशेषताओं के आधार पर क्षेत्र के आधार पर संभाग बनाए जाते हैं। और संभागीकरण के जो अन्य आधार हैं उसमें भी ग्राहकों की आदत, पसंद, उत्पादन की प्रक्रिया, समय, पारी आदि के आधार पर भी संभागीकरण किया जाता है। तथापि संगठन के रूप अधिक प्रचलित नहीं है। इसके बाद हम लोग संगठन के कुछ और प्रारूपों को भी आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं बस समाप्त करते हैं।